गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर पढ़ेंगे साइंस का बेसिक कंसेप्ट। केमिस्ट्री के बारे में पहले हमने पढ़ा था कि दैट इज जूस ऑफ आयंस, ये आयनों का रस है। आज हम केमिस्ट्री की फंडामेंटल डेफिनेशन, मूलभूत परिभाषा जानेंगे। यह वीडियो लेक्चर क्लास 9, 10 और 11 तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी इसको बारीकी से देखें और समझें। मेरे पास पानी है, वाटर। पानी कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है और वो तत्व उस पानी में कितनी मात्रा में है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन, संगठन। ये पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, ये मैटर है। ये हमें पता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कुछ और होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कुछ और होता है। ये कंपोजिशन है। ये पानी जब Cl2 से क्रिया करता है तो क्या होता है? ये पानी कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये जानबूझकर मैंने लिखा हुआ है, ये चूना है जिसको आप कलई बोलते हो। H2O की केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? ये कैसे रासायनिक क्रियाएं करता है? इसकी रासायनिक क्रियाओं में क्या एनर्जी चेंज होता है? क्या ऊर्जा का परिवर्तन होता है? आप कढ़ाई में पानी डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है, हीट इवॉल्व्स, ये एनर्जी चेंज। इन सब की स्टडी हम साइंस की जिस शाखा में करते हैं, विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition of matter, chemical reactions of matter and energy change during chemical reactions। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के संघटन, उसके रासायनिक गुणों एवं रासायनिक क्रियाओं के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है। हमने एक मैटर के आधार से इसको समझा है, एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। ये आप सब जानते हैं पदार्थ क्या है, बचपन से आप इसकी परिभाषा को पढ़ते आ रहे हैं। मैटर इज विच ऑक्यूपाइज प्लेस, विच हैव मास एंड विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान को घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ये पदार्थ है क्योंकि इसके पास वजन है, इसके पास भार है। इसने स्थान भी घेरा हुआ है, इसका अपना आयतन है, इसने किसी आयतन को भरा हुआ है और इसको हम अपनी आंखों से, सेंस ऑर्गन है, आंख ज्ञानेंद्रिय है, इसको हम देख पा रहे हैं। क्या हवा भी एक पदार्थ है? यस, एयर इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज वी कैन एक्सपीरियंस एयर। इफ वी कैन क्लोज एयर इनटू अ क्लोज सिलेंडर देन इट हैव मास, इट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम। हवा को भी हम किसी गुब्बारे में भरते हैं तो वो आयतन घेर लेती है, उसका कुछ वजन हो जाता है और उसे हम अपनी स्किन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी नाक से अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ये हुई पदार्थ की बात, मैटर की बात। फिर मैटर को हमने क्लासिफाई किया, मैटर को हमने वर्गीकृत किया। फिजिक्स में इसका वर्गीकरण अलग ढंग से किया और केमिस्ट्री में इसका वर्गीकरण अलग ढंग से किया। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स और सबसे पहले हम लेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। पदार्थ को हमने भौतिक रूप से 3 भागों में तोड़ा। आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। 3 तरह के स्टेट्स में हमने मैटर को डिवाइड किया। 3 तरह से हमने पदार्थों को वर्गीकृत किया। गैस को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मैंने गैस के 8 मॉलिक्यूल लिए हैं, 8 मॉलिक्यूल लिए हैं और इसको इस बीकर में रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए हैं। अभी इस गैस के वॉल्यूम
इस बीकर के जैसा है। मान लीजिए इस गैस का, इस बीकर का जो वॉल्यूम है, इस बीकर में जितना पदार्थ बनता है वो 1 लीटर है। ये 1 लीटर का बीकर है। 1 लीटर के बीकर में 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के 9 अणु या 9 कण उपस्थित हैं। 9 पार्टिकल्स आर देयर। यदि मैं एक शंकु ले लेता हूं, शंकु ले लेता हूं और इसका आकार, इसका आयतन 2 लीटर है। इसमें अगर मैं पानी भरूं या कोई लिक्विड भरूं तो 2 लीटर भर सकता है। इसमें मैं इस गैस को भरता हूं। इसी गैस को जब मैंने यहां भरा तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स फैल गए। कितने हैं लेकिन? संख्या में अब भी कितने हैं? 9। संख्या में, नंबर में अब भी 9 है, लेकिन ये फैल गए। मैं और बड़ा, मान लीजिए मैं एक गोलाकार बर्तन ले लेता हूं, स्फेरिकल कोई बर्तन लेता हूं। इसका 1.5 लीटर वॉल्यूम है। इसमें 1.5 लीटर कोई द्रव आ सकता है। इसमें भी मैं अगर इसको भर दूंगा गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो भी ये 9 की संख्या में ही रहेंगे, लेकिन इस गोले के आकार में फैल जाएंगे। इससे हम क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो फैलना चाहते हैं, एक्सपेंड होना चाहते हैं, दूर दूर जाना चाहते हैं। अगर हमने उनको 1 लीटर के बीकर में भरा तो 1 लीटर के बीकर में भी आ गए, कंप्रेस हो गए, दब गए, उनके बीच का स्पेस कम हो गया। यदि मैंने इसको 1.5 लीटर के गोलाकार बर्तन में लिया तब भी ये बन गए। अगर मैंने इसको कोनिकल या शंकु में लिया तब भी ये बन गए। तो यहां से हम 2 चीजें सीखे हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं और किसी भी आकार को ग्रहण कर लेते हैं। जिस भी आकार के वेसल्स में, जिस भी साइज के बर्तन में हम इनको रखते हैं, इनका आकार वैसा ही हो जाता है। क्या इनका, ये 9 पार्टिकल्स जो गैस के थे, क्या इनका आकार निश्चित था? नहीं निश्चित था। यहां पहुंचे तो बीकर जैसे हुआ, यहां पहुंचे तो शंकु के जैसे होगा, यहां पहुंचे तो गोले के जैसे हो गए। इनका आकार निश्चित नहीं था। क्या इनका आयतन निश्चित था? वॉल्यूम फिक्स था? वॉल्यूम भी फिक्स नहीं था। यहाँ वही 9 पार्टिकल्स 1 लीटर में बन गए, यहाँ वही 9 पार्टिकल 2 लीटर में, और यहीं वो 9 पार्टिकल 1.5 लीटर में बने 1.5 लीटर में। इसका अर्थ है ना तो इनका आयतन फिक्स है और ना ही इनका आकार फिक्स है। देयर इज नो फिक्सेशन इन वॉल्यूम और साइज फॉर गैसियस पार्टिकल्स। तो गैस के पार्टिकल से हम इन सबको कंपेयर कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको एक चीज यहां समझनी पड़ेगी कि क्या गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? यस, गैस के जो भी पार्टिकल होते हैं, गैस के जो भी कण होते हैं, उनमें गति करने की प्रवृत्ति होती है। वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहले बेसिक डिफरेंस से हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड है तो इसका आकार कैसा है? निश्चित है, इसी आकार में है। इसको हम चाहें कि गोले में रख दें तो ये अपनी साइज में ही गोले में जाएगा। ऐसा नहीं है गोले में जाके ये गोले के जैसा हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर, आयताकार ही रहने वाला है। तो इसका आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है। जितना इसका वॉल्यूम है, ये गोले में रख दो तो भी, बहुत बड़ी टंकी में रख दो तो भी इसी वॉल्यूम को घेरेगा। इसका मतलब है ठोस का आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। लिक्विड में 1 लीटर हमने किसी भी लिक्विड को ले लिया, 1 लीटर पानी को ले लिया, जिस बर्तन में आप भर दोगे आकार तो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर टंकी में भी ले लोगे 1 लीटर पानी को तो वो अपने तल को छोटा कर लेगा, वो टंकी की तली में फैल जाएगा। आकार तो अपना बढ़ा लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम अब भी कितना रहेगा? 1 लीटर। अगर हम छोटे बर्तन में भरते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा 1 लीटर, लेकिन वो अपने आकार को बदल लेगा। इसका अर्थ है लिक्विड में, लिक्विड जो स्टेट होती है पदार्थ की, जो द्रव पदार्थ की अवस्था होती है, उसमें आयतन तो निश्चित होता है, वॉल्यूम इज सर्टेन, बट देयर इज नो सर्टेनिटी इन द शेप और साइज। आकार में कोई भी निश्चितता द्रव की नहीं होती। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। अगर हम सॉलिड को देखें तो इसके जो पार्टिकल्स इसे बनाने वाले जो घटक कण हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे हैं? बहुत ही क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और इनमें मूव करने की टेंडेंसी नहीं रहती। हम ऐसा नहीं देखते कि अभी इसकी साइज ऐसी है फिर इसकी कल बढ़ के ऐसी हो गई। क्यों? इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो बनाने वाले घटक कण हैं, उनमें मूव करने की टेंडेंसी नहीं होती। वे अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते। मूव करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे एक पार्टिकल है, ये अपने ही प्लेस पर ऐसे वाइब्रेट करता रहता है,
कंपन करता रहता है, अपने स्थान से नहीं जाते। ट्रांसलेटरी मोशन इनमें नहीं होती, स्थानांतरणीय गति नहीं होती। स्थानांतरणीय गति ऐसी गति होती है, ऐसी मोशन है जिसमें कोई कण अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाता है। द मोशन इन विच वन पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। ठोस के पार्टिकल, ठोस के कण, सॉलिड के कण ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते, स्थानांतरणीय गति नहीं करते, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इतना ही इधर जाएंगे, इतना ही इधर जाएंगे, अपने प्लेस को छोड़ेंगे नहीं। इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, कंपन करते हैं। देयर इज वाइब्रेशनल मोशन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बट दे डू नॉट अंडरगो ट्रांसलेटरी मोशन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो कंपन गति करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते। लिक्विड को आपने देखा होगा, लिक्विड फ्लो होता है, बहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, स्थानांतरणीय गति करते हैं। गैस के पार्टिकल्स को अभी आपने देखा था, वो तो दूर दूर जाने की वैसे ही टेंडेंसी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। दूर दूर अगर जाते हैं, दे मूव फार अवे टू ईच अदर। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें एक्सपेंशन होता है और ट्रांसलेटरी मोशन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैस का कण जाता है। अब यहां से फिर आएंगे गैस के पार्टिकल्स। ये 9 पार्टिकल्स जब थे तो ये दूर दूर जाना चाह रहे थे, दूर दूर जाना चाह रहे थे। इसका अर्थ क्या है? इनके बीच का जो अंतरकणीय दूरी है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, वो कैसा होना चाहता है? ज्यादा। अंतरकणीय दूरी, दो कणों के बीच की दूरी यहां ज्यादा होती है गैस में। लिक्विड गैस की तुलना में इसके जो पार्टिकल है उनके मूव करने की टेंडेंसी होती तो है, चलने की प्रवृत्ति होती तो है, लेकिन इतनी नहीं जैसे कि गैस में होती है। गैस को तो हम देख ही नहीं सकते एक्सपेंड होते हुए, इतनी तेजी से गैस फैलती है, लेकिन द्रव को बहते हुए हम देख सकते हैं। तो अंतरकणीय दूरी यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा? यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी। इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज मोर हेयर एंड लेस देन हेयर विथ कंपैरिजन टू गैस। सॉलिड में जब आप आएंगे तो पार्टिकल्स बड़े ही पास पास होते हैं और फिक्स होते हैं। तो इनके बीच की जो अंतरकणीय दूरी है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, वो कैसी होती है? बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, लेस। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ये तो रही अंतरकणीय दूरी, इंटर पार्टिकुलर स्पेस के आधार पर डिफरेंस। एक चीज और देखते हैं, ये दूर दूर क्यों जाते हैं? इसका अर्थ ये है कि इन पार्टिकल्स में, इन कणों में आपस में आकर्षण बल नहीं है। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स अमंग द पार्टिकल्स ऑफ गैस। तभी तो ये फैलते हैं, दूर दूर जाते हैं। द्रव में दूर दूर जाने की प्रवृत्ति गैस की तुलना में कम है, मतलब इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, अंतरकणीय आकर्षण बल द्रव में कहीं ज्यादा होता है और सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होता है। ये कण दूर दूर जाना ही नहीं चाहते। दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू गो फार अवे टू ईच अदर। सो सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, अमंग द मॉलिक्यूल्स। ये हम देख सकते हैं। अब दूर दूर कौन जाना चाहता है? कौन दूर दूर एक्सपेंड होना चाहता है? ये चल क्यों रहा है? इसका उल्टा रीजन ये भी तो है कि इसके पास एनर्जी है। गैस के पार्टिकल्स के पास, गैस के कणों के पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, जिसको यूटिलाइज करके, जिसका उपयोग करके गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर फैलते जाते हैं। तो ऊर्जा की बात आएगी। अगला पॉइंट आएगा एनर्जी। एनर्जी किसकी ज्यादा है? गैस के पार्टिकल्स की, गैस के कणों की ऊर्जा ज्यादा है, इससे कम लिक्विड की। और इसके पास ऊर्जा है ही नहीं, इसके पास बहुत कम ऊर्जा है, जिसको उपयोग करके यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। ये केवल अपने ही स्थिति में दोनों ओर वाइब्रेट कर सकता है, कंपन कर सकता है। सॉलिड हैज लेस एनर्जी टू यूज इट। सॉलिड कैन ओनली अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, दे डू नॉट अंडरगो ट्रांसलेटरी मोशन। तो एनर्जी पर हम इस तरह से डिफरेंस को याद कर लेंगे। यहाँ एनर्जी सबसे कम है, यहाँ एनर्जी इससे ज्यादा है, और यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब अगला पॉइंट आता है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। संपीड्यता भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, दबने की क्षमता। कौन दब सकता है? यहाँ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, यहाँ कणों के बीच में दूरी है। तो अगर हम इसको दबाएंगे तो ये खाली स्थान है वो भर जाएगा और गैस दब जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, गैस की सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से
दूर दूर रहते हैं, इसके कंपैरिजन में इतने दूर दूर नहीं रहते, लेकिन फिर भी थोड़े से दूर दूर रहते हैं। अगर लिक्विड में दूर दूर रहते हैं तो उसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसमें भी संपीड़ितता होती है। आप एक बाल्टी में पानी भर लें और बीच में उसको दबाएं, अगर हम बीच में दबाएं तो लिक्विड दब जाता है, भले ही वो दोनों साइड से बाहर निकल जाए, लेकिन दब तो गया। इसका अर्थ है लिक्विड में, द्रव में कंप्रेसिबिलिटी होती है, संपीड़ितता होती है। लेकिन ठोस में अगर मैं इसको दबाना चाहूं तो ये दबता नहीं है, तो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल। बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे रबर की बॉल को आप दबाएंगे तो वो दब जाएगी, वहां कंप्रेसिबिलिटी होती भी है। तो सॉलिड में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर होती भी है, इफ इट इज देन इट इज वेरी लेस विद कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड, पानी लिक्विड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो पानी पिघलने लगेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने रूम टेम्परेचर को माना है 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने ये मान लिया कि कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड पिघला हुआ ही मिलता है आपको, कि सॉलिड के रूप में मिलता है, बर्फ के रूप में मिलता है, ये पिघला हुआ ही होता है। 25 डिग्री सेल्सियस 0 से तो ज्यादा है, इसका अर्थ है जो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रव का जो गलनांक होता है, ये द्रव का गलनांक है, द्रव मतलब पानी का गलनांक है। अलग अलग द्रवों के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। पानी का गलनांक रूम टेम्परेचर से कम है, आप यहां देख सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज लेस देन रूम टेम्परेचर, इसको आप याद करेंगे। सॉलिड, ये देखिए, ये जो वस्तु है ड्राइंग बॉक्स, ये अब भी सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में भी कैसी है, सॉलिड है, पिघल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठोस का जो गलनांक होता है, वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। इसको पिघलाने के लिए हमें हो सकता है 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता हो, और ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। यहाँ गैस है, गैस तो लिक्विड के भी बात बनती है, लिक्विड से गैस बनती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से भी कम होगा। इसका अर्थ है गैस का मेल्टिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैस इज लेस देन रूम टेम्परेचर, गैस का गलनांक भी कमरे के ताप से कम होता है। आखिरी हम काट सकते हैं, प्लेन में कट, समतल में काट सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो चाकू से प्लेन, तल के तल इसके काट सकते हैं। क्या लिक्विड को ऐसा काट सकते हैं? नहीं काट सकते। गैस को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो जो कटिंग प्रॉपर्टी है, तल बनाने की, प्लेन बनाने की प्रॉपर्टी है, वो किस में होती है? ठोस में होती है, लिक्विड और गैस में नहीं होती। ये आपके जो लिक्विड, सॉलिड और गैस के डिफरेंस हैं, एक कक्षा 12 तक बिल्कुल इसी प्रारूप में चलेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी ये काफी डिटेल है, काफी विस्तृत है, जो आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप ठोस के बता ही सकते हो, लिक्विड के बता ही सकते हो और गैस के बता ही सकते हो, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, मैटर का भौतिक वर्गीकरण। अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिस्ट्री में इसी मैटर को हम केमिस्ट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। मैटर को हम केमिस्ट्री में दो पदार्थों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में मेजर करते हैं। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या होता है? जैसे हमने ले लिया सोना, सोने में क्या होगा? सोने में केवल सोने के पार्टिकल हो या केवल सोने के कण होंगे। हमने ले लिया कांपर, कांसा, कांपर में क्या होगा? केवल कांपर के पार्टिकल होंगे, H2O। पानी आप कहीं से भी ले लें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पानी जब भी लाएंगे तो हर एक पानी का सूत्र क्या होगा? H2O। इसका मतलब पानी हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तीसरा तत्व तो इसमें नहीं है। देयर इज नो थर्ड एलिमेंट इन वाटर। वाटर इज द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाया है? पानी को। एक हाइड्रोजन का मास अगर मैं 1 मान लूं तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। इसका अर्थ है भार की दृष्टि से, बाय मास, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम हमेशा मिलेंगे और क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। ये निश्चित है। ये शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब जिनका संगठन निश्चित होता है। सोने का पदार्थ है, सोने का कोई पीस है, वो केवल सोने के कणों से मिलकर बना हुआ है। पानी है या अमोनिया है, अमोनिया निश्चित रूप से
एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से रासायनिक संयोग से बनी है। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं होगा, ये श्योरिटी है। अगर ऐसा है तो इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोना है, कॉपर है, अथवा निश्चित तत्वों से मिलकर बने होते हैं, निश्चित प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, और भार की दृष्टि से वो हमेशा एक जैसे अनुपात में रहते हैं, जैसे पानी में 1:8 है। प्योर मैटर कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स और 2 or more than 2 fixed type of particles in fixed ratio by mass। भार की दृष्टि से उनका अनुपात कैसा होता है? एक जैसा होता है। ये शुद्ध पदार्थ है। अब मैंने पानी में नमक मिला दिया, थोड़ी सी शक्कर मिला दी, कोई रेशो नहीं, क्या इसमें कोई रासायनिक क्रिया हुई? अगर पानी को आपको बनाना है, शुद्ध पदार्थ को बनाना है तो H2 और O2 में रासायनिक क्रिया करानी पड़ेगी और पानी को बनाना पड़ेगा, और ये लैब में होगी। हम नहीं कर सकते भौतिक रूप से इसको, भौतिक विधि से नहीं। हाइड्रोजन को पकड़ लाए, ऑक्सीजन को पकड़ लाए, मिला दिया, बन गया पानी, ऐसे नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा और केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा, रासायनिक विधि का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको रासायनिक विधि का यूज नहीं करना है। अगर मैं चाहूं कि 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ले लिया और 15 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या ये पानी बनेगा? नहीं बनेगा। इसका अनुपात तो फिक्स होगा। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। पानी में शक्कर और नमक तो आप कैसे ही मिला दो। आपने 100 ग्राम नमक मिलाया, 200 ग्राम शक्कर मिलाई 1 लीटर पानी में, तो भी मिल गया। आपने नमक को कर दिया 300 ग्राम, शक्कर को कर दिया 50 ग्राम, पानी में मिलाया तो भी मिल गया। यहाँ कोई केमिकल क्रिया हुई नहीं, भौतिक रूप से ही हमने क्या बना दिया? भौतिक रूप से ही हमने इस शुद्ध पदार्थ को बना दिया। इसमें कुछ भी मिक्स हो सकता है, कुछ भी मिलाया जा सकता है। जैसे आपको आए पानी, शुद्ध पानी, डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी। आपका नल का पानी, नल का पानी क्या है? नल का पानी शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? नल के पानी में डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्लोरीन गैस भी मिली हुई होती है पानी को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ होता है। तो जो नल का पानी आपके आ रहा है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, विच इज नॉट प्योर मैटर, ये अशुद्ध पदार्थ है। क्योंकि पानी में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा तत्व तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर में या अशुद्ध पदार्थ में हो सकता है। नल के पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्लोरीन भी होती है, डस्ट भी होती है, एल्यूमिनियम भी होता है, क्योंकि पानी को शुद्ध करने के लिए हम बहुत सारी चीजें वहां मिलाते हैं। तो नल का पानी यौगिक नहीं है या शुद्ध पदार्थ नहीं है, नल का पानी अशुद्ध पदार्थ है। तो ये शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में फर्क रहा। शुद्ध पदार्थ 2 तरह के हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ, पहले मैं अशुद्ध पदार्थ पढ़ा दे रहा हूं। अशुद्ध पदार्थ 2 तरह के हो सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम बोलते हैं मिश्रण, मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर 2 तरह के हो सकते हैं, समांगी, होमोजीनस, और विषमांगी, हेटेरोजीनस। समांगी, जैसे जल में हमने नमक मिलाया, जल में हमने शक्कर मिलाई और सबको मिक्स कर दिया, तो क्या हम फिर पहचान सकते हैं कि ये पानी का कण है, ये शक्कर का कण है, ये नमक का कण है? बी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एज सेपरेट सुगर, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा मिक्सचर कहलाता है समांगी। होमोजीनस, जिसके सारे अंग कैसे हो जाएं? समान, जिन्हें मिलाने के बाद हम अलग अलग पहचान ना पाएं, वो कहलाता है समांगी। मिश्रण में आप ये तो सीख ही गए हैं कि किसी भी रेशो में, किसी भी भार में आप अवयवों को मिला दो, कंपोनेंट्स को मिला दो, मिक्सचर बन जाएगा। किसी भी तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन की, रासायनिक क्रिया की वहां जरूरत नहीं होती है। समांगी मिश्रण ऐसा जिसके अंग बिल्कुल समान है, अलग अलग नहीं पहचाने जा रहे हो, जैसे नल का पानी। अभी मैंने कहा नल का पानी, पानी तो क्या है? शुद्ध पदार्थ है, लेकिन नल का पानी कैसा है? अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे, नल के पानी में आप ये नहीं पहचान पाओगे कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ क्लोरीन है, कहाँ एल्यूमिनियम है, कहाँ पोटेशियम है, आप नहीं पहचान पाएंगे। तो सभी अंग उससे कैसे दिखाई देते हैं? समान। तो ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण आपको पहचान में आ जाएगा। जैसे आपने कंकड़ मिला दिए, कंकड़ में आपने रेत मिला दी, सेंड, रेत में आपने शक्कर मिला दी, क्या इसको आप अलग अलग पहचान सकते हो? इसको हम अलग अलग पहचान सकते हैं, इसलिए एक ऐसा मिश्रण है, विषमांगी हेटेरोजीनस मिक्सचर है। ये मिश्रण की बात हो गई, मिक्सचर की बात हो गई। फिर हम शुद्ध पदार्थ पर लौटते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 तरह के
केमिस्ट्री में क्लासीफाई होते हैं। एक को कहते हैं तत्व, एलिमेंट, और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड, यौगिक। यौगिक और तत्व। तत्व अभी मैंने लिखा था, आप बहुत सारे तत्वों को पढ़ चुके हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर। तत्व की क्या विशेषता होती है? सोने का जो पीस है, सोने का जो टुकड़ा है, वो क्या ऐसा तो नहीं कि चांदी से भी है, कॉपर भी है, जस्ता भी है, उसमें क्या है? केवल सोना है। तो तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर चांदी का टुकड़ा है तो वो केवल चांदी के कणों से मिलकर बना हुआ है। कॉपर का पीस है तो वो केवल कॉपर के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। तो तत्व कैसे पदार्थ हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और उन तत्वों में भार की दृष्टि से एक निश्चित सरल अनुपात होता है। वे तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं जब यौगिक बनाते हैं। कंपाउंड्स आर द प्योर मैटर which consists of more than one elements by chemical combination in fixed ratio by mass। जैसे कंपाउंड अभी मैंने बताया था H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशो में आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं। अब यहाँ आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि यहाँ एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल हैं। टोटल पार्टिकल तो यहाँ 3 हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं टाइप कहूंगा तो टाइप का मतलब एक हाइड्रोजन टाइप का पार्टिकल है, एक ऑक्सीजन टाइप का पार्टिकल है। तो कितने टाइप के पार्टिकल हैं? 2 टाइप के पार्टिकल हैं। कैसे आपस में H2O बनाया? केमिकल कॉम्बिनेशन से, रासायनिक क्रिया की। क्या भार की दृष्टि से उनका अनुपात निश्चित था? यस, भार की दृष्टि से उनका जो रेशो था वो फिक्स्ड था। अब आपको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस लिखने आ सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आप यहां समझ लें, ये सिंबल है, ये संकेत है। तो तत्व का हमेशा क्या होता है? संकेत होता है। और यौगिक का ये क्या है? ये सूत्र, ये फॉर्मूला है। तो यौगिक का होता है सूत्र, तत्व का होता है संकेत। तत्व के उसके खुद के गुण होते हैं। जैसे सोने का गुण है चमकना, येलो गोल्डन कलर का जो पार्टिकल होता है वो सब सोने के सारे पीसेस कैसे होते हैं? गोल्डन कलर के होते हैं। तो सोने का अपना गुण है। चांदी सफेद होती है, इसका अपना गुण है। चांदी के सभी पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो फिर ये अपने अपने गुण हैं, इनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है तत्व की। यौगिक के गुण उसके तत्व के गुणों से अलग होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट इन कंपेरिजन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसको बहुत अच्छे से समझें आप। जैसे H2O एक कंपाउंड है, ये यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो पानी के कंपोनेंट्स, पानी के घटक कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब महत्वपूर्ण बात सुनिए आप, हाइड्रोजन बहुत तेजी से जलती है। हाइड्रोजन को आग दिखाओ और ये जल जाती है। ऑक्सीजन सबसे तेजी से जला सकती है। ऑक्सीजन बहुत इंटरेस्टेड होती है कि किसी को मैं जला दूं। हाइड्रोजन जलने के लिए उत्सुक है, ऑक्सीजन जलाने के लिए उत्सुक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। और अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बना? पानी। पानी की टेंडेंसी क्या है? पानी की प्रवृत्ति क्या है? पानी आग बुझाने का काम करता है। तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी थी वो वाटर की प्रॉपर्टी कतई नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। एक और एग्जांपल NaCl, साल्ट। सोडियम को अगर हम गटक जाते हैं, धोखे में खा लेते हैं, तो सोडियम हमारी ब्रोंकाइटिस, श्वास नली को जला देता है। अगर हम क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में ले लें तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये दोनों ही विषैले हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। Na और Cl दोनों को मिला दो, क्या बना? साल्ट, नमक। नमक क्या करता है? क्या नमक खाने से हम मर जाएंगे? नमक स्वाद के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना नमक के सारी चीजें बेकार सी लगती हैं। तो नमक का NaCl जब कंपाउंड बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई। उससे कंस्टिट्यूट जो एलिमेंट है, उसे बनाने वाले जो तत्व हैं Na और Cl, उनके कंपैरिजन में। तो दूसरा अंतर ये ले लेंगे, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से एकदम भिन्न होते हैं, जबकि तत्व के गुण उसके मूलभूत होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। जैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वैसी ही उस एलिमेंट के सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, सारे कणों के गुण होते हैं। ये कंपाउंड और तत्व में
अंतर हो गया। एक तो सिंपल अंतर दिख ही रहा है, ये एक ही प्रकार के कण हैं और ये एक से अधिक प्रकार के कण हैं। तो आपको तत्व यौगिक में अंतर रखना पड़ेगा और इनमें क्या बारीकी अंतर है ये भी समझ आपको होनी चाहिए। अब मैं कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा। कंपाउंड या यौगिक कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। ये शुद्ध पदार्थ है। इस शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ मिक्सचर में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट है, आपको दिख रहा होगा। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रासायनिक संयोग किया होगा और एक निश्चित भार में ये मिले होंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव done chemical combination to prepare water and they will meet at fixed ratio by mass। लेकिन यहाँ जब हम मिश्रण बनाएंगे तो क्या ये अनुपात रहता है? यहाँ कोई रेशो नहीं होता, ना ही यहाँ रासायनिक संयोग होता है। अगर मैं आपको दूसरी बार कहूं इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दो तो क्या आप ऐसे छान के कर दोगे? ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाथ से ही हमने कर लिया, गर्म कर लिया, घर में उसको कर लिया, ऐसे नहीं होता है। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, पानी को उसके अवयवी तत्वों में, उसके घटक कणों में आप तोड़ेंगे तो केमिकल मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा। रासायनिक विधि से ही ये अलग अलग हो पाएंगे। जबकि यहाँ अगर मान लीजिए शक्कर और पानी को आपको अलग करना है, गर्म कर दो, पानी सारा उड़ जाएगा और क्या बचा रहेगा? शक्कर बची रहेगी। तो किसी भी भौतिक विधि से बिना लैब में जाए हम इस मिश्रण के जो घटक कण हैं, कंकण, रेत, शक्कर, इनको हम चुन कर, हाथ से ही चुनकर अलग कर सकते हैं। तो इनको भौतिक विधियों से भी सेपरेट किया जा सकता है। इनको सेपरेट करने के लिए रासायनिक विधियां चाहिए होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि यौगिक के जो गुण होते हैं, properties of compound are so different with compared to its constituent elements। किसी भी यौगिक के गुण उसे बनाने वाले तत्वों के गुणों से सर्वदा भिन्न होते हैं, एकदम अलग होते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिश्रण के जो गुण हैं वो उसे बनाने वाले घटक कणों के जैसे ही होते हैं। जैसे हमने शक्कर और नमक को आपस में मिला लिए, अगर आप इनको खाओगे तो जो मिक्सचर रहेगा वो आपको मीठा भी लगेगा और खारा भी लगेगा। इसका मतलब है शक्कर और नमक के मिश्रण में शक्कर के भी गुण हैं और नमक के भी गुण हैं। तो मिश्रण के जो गुण होते हैं वो उसके घटक तत्वों के गुणों के समान होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज जस्ट सिमिलर टू द इट्स कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। ये मिश्रण और यौगिक में अंतर हुआ। जब आपने शक्कर नमक को मिलाया तो क्या ऐसा भी विस्फोट होगा, हो एनर्जी बनी हो, ऊर्जा निकलती नहीं? ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता। होता भी है कभी कभी, लेकिन मोस्ट केसेस में, बहुत सारे केसेस में अगर हम देखें तो मिश्रण के निर्माण में किसी भी प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर बट देयर विल बी एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। लेकिन जब आप किसी यौगिक को बनाते हो तो ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उदाहरण आप वही जो आपको अच्छे से दैनिक जीवन में आता है, CaO प्लस H2O, इससे बनता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2O। ये बुझा हुआ चूना है, सिलेक्ट लाइम है, कंपाउंड है क्योंकि इसका सूत्र है। जब इसको आपने बनाया तो CaO और H2O मिले और इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी निकलती है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एक और छोटा सा डिफरेंस ये हो सकता है, कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, यौगिक का सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का सूत्र नहीं होता। यौगिक शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। ये सब चीजें हमें कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में याद रखनी पड़ती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर हमने 2 टाइप का पढ़ लिया, कंपाउंड भी हमने 2 टाइप के पढ़ लिए। एलिमेंट को भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है, प्योर मेटल है। इसको भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक मेटल, धातुएं, एक सब मेटल, उपधातुएं, इसको मेटलॉइड भी बोलते हैं, और एक नॉन मेटल्स या अधातुएं। ये अधातु हैं, ये धातु हैं। और सब मेटल जो धातु अधातु दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखती हैं, बीच के गुण रखते हैं। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, ब्यूटीफुल सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, तेरी। अब इसको आप कहलवाओ मत, कुछ भी कहना आंटी मंटी, लेकिन ये सब जो एलिमेंट हैं, ब्यूटीफुल, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, तेरी, जो भी, ये सब मेटल्स हैं साथ। इनको आप याद कर लें। बाकी नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? आयोडीन भी नॉन मेटल है,
ब्रोमीन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उनको मैं गैस के रूप में लिखूंगा, या सीधा भी लिख सकते हैं आप, फास्फोरस नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये सब मेटल है। और फिर मेटल बहुत सारी आपको समझ में ही आ जाएंगी, नाम से लिखेंगे आप, Cu, Zn, Ag, Au, ये सब मेटल हैं। सोडियम, पोटेशियम, तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लोगे तो ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ हम केवल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि धातु और अधातु में आपको अगर 2-3 अंतर आ गए तो कैसे लिखोगे। अधातु उपधातु का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि तो उपधातु की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सब मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, वो धातु और अधातु के बीच के होते हैं। कार्बन भी कैसा है, नॉन मेटल है, अधातु है। धातु कैसी होती है, क्या धातु में चमक होती है? किसी भी धातु को देखेंगे आप, उसमें ग्लो पाई जाएगी, शाइनिंग पाई जाएगी, उसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। तो धातुओं में चमक होती है, अधातुएं डल होती है, इनमें चमक नहीं होती है। धातु चमकदार होती हैं, अधातुओं में चमक नहीं होती। लेकिन इसका अपवाद भी हो सकता है, जैसे आप ये आयोडीन देख रहे हैं, ये आयोडीन चमकता भी है, इसमें शाइनिंग भी होती है, तो अपवाद हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ज्यादातर धातुएं कैसी हैं, डल हैं, इनमें लस्टर या चमक नहीं होती है। धातुएं आप देखेंगे, ज्यादातर धातुएं ठोस हैं, सॉलिड हैं। केवल रूम टेम्परेचर पे आपका मरकरी मिलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, लिक्विड। 30 डिग्री पर सीजियम और गैलियम, ये धातुएं भी कैसी हो जाती हैं, 30 डिग्री पर लिक्विड हो जाती हैं। सीजियम को हम हाथ से रगड़ दें तो ये लिक्विड में बदल जाती है। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारी मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। नॉन मेटल्स तीनों टाइप की हो सकती हैं। ऑक्सीजन देखें गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, फास्फोरस ठोस है, आयोडीन भी सॉलिड है, ठोस है, ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड है। तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही अवस्थाओं में नॉन मेटल मिल सकती है। नॉन मेटल्स में बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। ये आपको तीसरा अंतर हो गया। दूसरा अंतर हो गया, मेटल को आप एल्यूमिनियम को जैसे ठोकते जाएंगे तो एल्यूमिनियम क्या होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। ये गुण मेटल में ही होता है। यहाँ कार्बन की मान लो पेंसिल ले ली अपन ने, पेंसिल ले ली और पेंसिल में हथौड़ा मारा तो भुरभुरा के टूट जाएगी। जो भुरभुरा के, ब्रिटल है, भुरभुरा के टूट जाती है, चूर्ण रूप हो जाती है, पाउडर फॉर्म में आ जाती है हथौड़ा मारने पर, उसको कहते हैं नॉन मेटल। वो नॉन मेटल होती है। लेकिन मेटल में अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो वो फैलेगी, उसको चद्दर बनाने की, चादर, सीट बनाने की उसमें टेंडेंसी होती है। इस गुण को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। क्या धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं? आप ये एल्यूमिनियम की वायरिंग देखते होंगे, कांपर के तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो सकते हैं, टूटते नहीं है, भंगुर नहीं है, ब्रिटल नहीं है, तो इनके तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के तार खींचने के गुण को हम बोलते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अगर हम ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता की बात करेंगे, क्या ये हीट इनमें से पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो सकती है? हो सकती है। धातु का एक सिरा गर्म करें, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, मतलब धातु के अंदर से हीट ट्रांसफर हुई है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली है। हीट के कंडक्टर होते हैं। वायर इसीलिए तो कॉपर और एल्यूमिनियम के हैं, क्योंकि उनमें से क्या पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चल सकती है। इसका मतलब है धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों ही कैसी होती हैं, सुचालक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बिजली का सुचालक भी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मेटल्स ज्यादातर कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। गैसें हैं, लिक्विड है तो कैसी हैं, सॉफ्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कठोरता होती ही नहीं है। अगर आप पूछे सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है, डायमंड। डायमंड कार्बन का फॉर्म होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। तो नॉन मेटल्स भी कठोर हो सकती हैं। लेकिन हम जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो ज्यादातर कैसे होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल्स, ज्यादातर धातुएं सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, और ज्यादातर धातुएं ठोस होती हैं, हार्ड होती हैं, ये कठोर होती हैं। इस तरह का अंतर आपको धातु और अधातु में भी पूछा जा सकता है, पढ़ना पड़ता है। कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, और वो कैसे कैसे हो सकते हैं? कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। बहुत छोटा सा आपको डिफरेंस याद करना पड़ेगा।
ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? कार्बन। कार्बन बहुत बड़ा भाग बनाता है ऑर्गेनिक का। अन्य तत्व इनऑर्गेनिक में कार्बन का परसेंटेज लेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे शरीर में जो कुछ मैन्युफैक्चर होता है, अपने आप बनता है, जीवित जीवों में जो कुछ पाया जाता है वो सब कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और अजीवितों में, नॉन लिविंग में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक ज्यादा मात्रा में होंगे। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे शरीर के अंदर बन सकता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जीवित शरीर बना सकता है, इसलिए इनमें कार्बन ज्यादा मात्रा में होता है। और ये कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दो डिफरेंस अगर आते हैं तो यहाँ कंपाउंड्स के भी आप लिख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या है? तत्व, शुद्ध पदार्थ है, ये आपको पता है। शुद्ध पदार्थ हैं और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। तत्व के अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं तत्व के। जैसे मैंने कहा O2, O2 तत्व का अणु है। अणु की परिभाषा हम क्या देते हैं? मोस्टली एक से ज्यादा परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? अणु। द मॉलिक्यूल इज विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम्स। ऑक्सीजन ये एक एटम है, ध्यान से देख लेना, ये केवल एक एटम है, इसको हम कहेंगे एटम। 2 एटम मिल जाएंगे ऑक्सीजन के तो इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। तो इसमें तत्व ही शामिल है, ये तत्व का अणु है। ओजोन O3 होती है, ओजोन होती है O3, मतलब ये मॉलिक्यूल है कि अणु है। 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है एटम से, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, जो एक मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर, 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। P4 फास्फोरस का एक परमाणु, ये फास्फोरस का एटम है। P4 ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल है। तो ये तत्व के अणु हैं, ये तत्व के अणु हैं, ये तत्व का परमाणु है। तत्व का जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आप जस्ते को जब लिखने जाओगे, कांपर को लिखने जाओगे, Ag को लिखने जाओगे, Au को लिखने जाओगे, तो ये एक ही है। Zn2 नहीं होता, Cu2 नहीं होता, Ag3 ऐसे नहीं, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली ये पाए जा रहे हैं। तो कुछ परमाणु ऐसे हो सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ऐसे अणु भी हैं जी जिनमें केवल एक ही परमाणु होता है, लेकिन हमने जो अपनी डेफिनेशन बनाई है वो बनाई है एक से अधिक एटम से मिलकर मॉलिक्यूल या अणु बनता है, तो उस परिभाषा में ये फिट नहीं बैठते, इसलिए हमने इनको कहा परमाणु। ऑक्सीजन भी तत्व का परमाणु है, ये भी तत्व के परमाणु है। अकेली ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जल्दी से मिल जाती हैं और क्या बना लेती हैं? O2। तो ऑक्सीजन ऐसा एटम है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन Zn, Cu, Au, Ag इन सबके स्वतंत्र अस्तित्व हैं। तो परमाणु 2 ही टाइप के हो सकते हैं, ऐसे भी जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और ऐसे भी जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे नाइट्रोजन अकेली नहीं होती, N2 के रूप में पाई जाती है। हाइड्रोजन अकेली नहीं मिलती, 2 हाइड्रोजन मिलकर जल्दी क्या बना लेते हैं? H2। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, दे विल कंबाइन टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सल्फर 8 तत्व है, इसमें एक ही तत्व शामिल है। देखो सल्फर 8, एक सल्फर के अणु में ये मॉलिक्यूल है। कितने परमाणु हो सकते हैं? सल्फर के 8 परमाणु हो सकते हैं। ये सल्फर का एटम है और ये सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो ये कहलाते हैं तत्व के अणु। और तत्व के अणु को हम और क्लासिफाई कर दें डाई एटॉमिक। और O2 कैसा अणु है? ये तत्व का अणु है, O2 तत्व का अणु है। तत्व के परमाणु भी होते हैं, तत्व के अणु भी होते हैं। परमाणु तो सिंपली मैंने बात कर दी, कैसे? ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये सब एटम है। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते। अणु की बात मैं अब कर रहा हूं। O2 डाई एटॉमिक है, ये ऐसा अणु है जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विपरमाणविक। इसको हम समपरमाणविक भी बोल सकते हैं, समपरमाणविक। O2 के अणु में एक जैसे, एक समान परमाणु मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन के एक समान मिले हैं। ओजोन ये भी समपरमाणविक है, होमो एटॉमिक है। ऑक्सीजन के एक अणु में
3 ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, एक ही तत्व के परमाणु हैं, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे समपरमाणविक। ये होमो एटॉमिक भी है और ये ट्राई एटॉमिक भी है, त्रिपरमाणविक। P4 ये होमो एटॉमिक है, इसके अणु में केवल फास्फोरस है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, समपरमाणविक अणु है। इस अणु को बनाने में एक ही टाइप के परमाणुओं का उपयोग हुआ है और इसको हम बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। ये चतुर परमाणविक भी है। ऐसी S8 ये होमो एटॉमिक भी है, सम परमाणविक अणु है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर ये अणु बना है और इसको हम बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक। ये अष्ट परमाणविक है, एक अणु 8 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये तत्वों के अणुओं की बात हो गई। ऐसे ही यौगिक के अणु भी होते हैं, एक और क्लासिफिकेशन में पढ़ना पड़ता है यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। H2 अणु नहीं है क्या? ये भी तो अणु है। ये किसका अणु है? यौगिक का अणु है। H2O यौगिक का अणु है। H2SO4 इनमें आप देख पा रहे होंगे ये सब मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड का क्यों है? एक ही टाइप के एटम से मिलकर नहीं बने हैं। पानी को आप देखने जाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एटम से मिलकर बना है। H2SO4 ये तेजाब का सूत्र है, गंधक के अम्ल का सूत्र है। ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो वो तत्व का अणु है। ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बन रहे थे, ये एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, तो इनको हम बोलते हैं यौगिक के अणु और इसको विषम परमाणविक भी बोल सकते हैं, हेटेरो एटॉमिक। विषम परमाणविक का अर्थ है एक से ज्यादा प्रकार की परमाणुओं से, पार्टिकल से मिलकर ये बने होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो मॉलिक्यूल्स का आएगा। तो मॉलिक्यूल्स और एटम इनमें कभी कभी डिफरेंस आपको पूछ लिया जाता है, तो हम थोड़ा सा बस 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। ये परमाणु और ये अणु अभी आपने पढ़ा, क्या आपने देखा H2O, H2SO4 ये तो रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बोतलों में भरे आपको मिलते हैं। तो अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मॉलिक्यूल्स है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम के बारे में अभी आपने क्या पढ़ा था? ये Zn है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, H का, N का, O का नहीं होता। तो परमाणु ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और ये हो सकता है ऐसे, नहीं हो सकता है ऐसे। एटम्स में है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और में नॉट है। ये पहला। अणु एक से ज्यादा प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ ये अणु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन परमाणु कैसा होता है? एक ही टाइप के कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार का। ये सेकंड डिफरेंस आ गया। अब मैं एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं, H2 + Cl2 = 2HCl। ये H2 अणु है कि परमाणु है? अब तक आप सीख गए होंगे, जब 2 परमाणु मिल गए, एक से ज्यादा परमाणु है, तो फिर ये अणु है। ये भी अणु है, ये भी अणु है और ये भी अणु है। इसको हम यौगिक अणु कहते हैं। संयुक्त होके ये यौगिक अणु बनाता है, दोनों को मिलके। तो इस क्रिया को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का अणु और क्लोरीन के अणु से क्रिया कर रहा है, लेकिन ऐसी क्रिया नहीं होती है। देखो HCl जब बनना है तो H और Cl के बीच में बॉन्ड बनना जरूरी है। तो कैसे क्रिया होती होगी? ये H2 है प्लस Cl2 है, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया है। H और Cl के बीच बंध तो तब बन सकता है जब ये बंध भी टूट जाए और ये बंध भी टूट जाए। अगर ये बंध टूट जाएगा तो ऐसे बन जाएंगे Cl और एक H और Cl मिलके कितने HCl बना देंगे? 2। तो वाकई केमिकल कॉम्बिनेशन में, रासायनिक क्रिया में किसने भाग लिया? H और Cl ने भाग लिया कि H2 और Cl2 ने भाग लिया? H और Cl ने भाग लिया। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम पार्टिसिपेट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉट मॉलिक्यूल। अणु रासायनिक संयोग में सहभागिता नहीं करता है, लेकिन परमाणु रासायनिक संयोग में सहभागिता करता है। परमाणु किसका सबसे छोटा पीस है? तत्व का, एलिमेंट का। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। और यौगिक का सबसे छोटा कण क्या है? अणु है। जैसे आपको पानी, एक बाल्टी में पानी भर के रख दिया, उसमें मान लीजिए 1 लाख अणु है, लेकिन उसमें कौन से अणु होंगे? 1 लाख अणु कौन से होंगे? वाटर के, पानी के 1 लाख अणु होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज एटम। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है और अणु
U1 का सूक्ष्मतम कण है। एक आपको डिस्कवरी से डिफरेंस मिल जाएगा। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की। जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड एटम। और अणु की खोज किसने की? मॉलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय एवोगैड्रो। तो ये अणु और परमाणु में आपको 4 अंतर पूछे जा सकते हैं और याद रखना है। तो अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये कंसेप्ट है बेसिक जो आपको याद रखना है। इसमें कुछ तत्वों के आप एटॉमिक मास भी याद करके रखें, आगे के लेक्चर्स में उनका यूज होगा। तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखें। इसमें जो भी क्यूरीज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप इसके यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।